हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों BECS 184 इस सब्जेक्ट को समझेंगे थोड़ा। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जून 2025 का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके सामने सॉल्यूशन के साथ में, है ना। डेटा एनालिसिस इस सब्जेक्ट का नाम है, आंकड़ों का विश्लेषण। इस सब्जेक्ट का दोस्तों यूट्यूब पर बहुत ही कम कंटेंट अपलोड है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपलोड है, उसके अंदर भी आपको सिर्फ थ्योरी बताई गई है। बाकी जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो सब नहीं बताया गया है यूट्यूब पर। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार आपकी हेल्प की जाए और आपका सपोर्ट किया जाए। देखो, ये क्वेश्चन पेपर आपका प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल दोनों के जो रूल है, दोनों की जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है। यानी कि इसमें अर्थशास्त्र और सांख्यिकी दोनों के ही कुछ कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, लिखने का कोशिश करोगे, उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। दोस्तों जून 2025 में है ना, कैसा क्वेश्चन पेपर आया था वो मैं आपको आज समझाऊंगा, और इसके बाद में मैं गेस्ट पेपर इसका अपलोड करूंगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। देखो, पेपर का नेचर समझो। सबसे पहले 100 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे आपको मिलेंगे, और पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। 2 सेक्शन आएंगे, ठीक है। सेक्शन ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि सेक्शन ए के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, और हर एक क्वेश्चन ना दोस्तों 10 नंबर का है। यानी कि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे सही सही तो आपको 20 नंबर तक मिल सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो पहला सवाल क्या था इसके अंदर, डिफाइन एसेट, है ना। देखो, हिंदी मीडियम के लिए तो ना के बराबर कंटेंट है यूट्यूब पर, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये PDF आप टेलीग्राम से बाय कर लेना, ठीक है। वहाँ से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट में इसको अपलोड कर देना, PDF को ट्रांसलेट होके आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके पास हिंदी मीडियम है उसके लिए बता रहा हूँ। डिफाइन ए सेट यानी कि एक समुच्चय को परिभाषित कीजिए विद एग्जाम्पल, उदाहरणों के साथ। एक्सप्लेन हाउ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड, यानी कि जो सेट होते हैं उसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है वो भी आपको बताना। तो सबसे पहले डेफिनेशन बता दो, सेट क्या होता है। देखो, ए सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखो, ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर एलिमेंट्स भी कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये सेट हो गया। देखो, है ना, ये डिफाइंड सेट है ना। डिफाइंड सेट है, परिभाषित समुच्चय है, 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं सब, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं दोस्तों, यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है। देखो, मैं आपसे कह दूं कि दुनिया के अंदर टॉप 5 क्रिकेटर आपको बताना है, तो फिर ये डिफाइन नहीं है ना। क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप टॉप 5 क्रिकेटर्स के नाम लिख दो जो कि अच्छा बैटिंग करते हो, कोई 5 बॉलर के नाम लिख दे, कोई 5 बेस्ट फील्डर के नाम लिख दे, वो भी तो क्रिकेटर ही है। तो वो वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, ठीक है। तो सेट किसे कहते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जिसमें ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का, ठीक है। अब देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, ये भी डिफाइन है, वेल डिफाइन है, अच्छी तरह से परिभाषित है। अल्फ़ाबेट्स ABCDEF अप टू XYZ। कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4, इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये भी वेल डिफाइन आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। देर आर 3 मेन वेज टू रिप्रेजेंट सेट्स। किस मतलब सेट को है ना दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए अपने पास में 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है दोस्त रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। एग्जाम्पल, देखो, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, आपके पास में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मेंबर है सेट के, ठीक है, आप उनको कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दो, तो वो क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, है ना। दूसरा, अपन एक और तरीका है जिसकी मदद से अपन सेट को दिखा सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। ए रूल और कंडीशन इज यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्स, यानी कि एक नियम अथवा एक शर्त के साथ में अपन एलिमेंट्स को, है ना, जो आपके जो एक सेट के अंदर जो एलिमेंट रहते हैं, सदस्य रहते हैं, उनको आप दिखाते हैं एक कंडीशन शर्त की सहायता से। जैसे कि
मैं इसको रीड करता हूँ, आप भी रीड करो। एक सेट है ए नाम का, कर्ली ब्रैकेट से मैंने स्टार्ट किया है एक्स सच दैट मतलब एज इस प्रकार से है एक्स। एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से कम मान है एक्स का, और मान कैसा है, सम मान है ना, इवन नंबर है, यानी कि उसके अंदर 2 का भाग जाएगा, उसको 2 से डिवाइड कर सकते हो उस नंबर को। तो सेट क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को अपन फुलफिल करेंगे। सेट ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे अपन 2 4 6 8, यानी कि 10 से कम अपने को सम संख्या चाहिए थी, इवन नंबर चाहिए था, तो ये हमारा सेट हो गया। ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। थर्ड है दोस्तों पिक्टोरियल फॉर्म, इसको अपन वेन डायग्राम वाला सेट भी बोलते हैं। सेट्स आर शोन यूजिंग वेन डायग्राम, जितने भी आपके सेट है वो वेन डायग्राम की सहायता से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे कि मैंने 2 सेट है वो दिखा दिया यहाँ पे, है ना। और बीच में जो ये पोर्शन बनता है इसको अपन इंटरसेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले में ही दूसरा पार्ट है बी पार्ट, डिस्क्राइब वेरियस सेट ऑपरेशन एंड दियर प्रॉपर्टीज़। हिंदी में पढ़ूँ तो आपको किसी समुच्चय में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं बोलते हैं इसको, और उसके गुण धर्म बताने हैं। ठीक है, सेट ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं वो पढ़ लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। पहला यूनियन, यूनियन का मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जोड़ना, ठीक है, ऐड करना। यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इट इज डिफाइंड टू बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए और बी और बोथ एंड इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, है ना। जो अपन यू होता है उसी से अपन इसको डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, यूनियन की जब भी बात आएगी तो और का इस्तेमाल होता है, अथवा का इस्तेमाल होता है, ओ आर। जैसे कि मैंने लिखा है कि यूनियन जब भी अपन बनाएंगे 2 सेट का, तो जो नया सेट बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो या तो ए से होगा अथवा बी से होगा अथवा दोनों से होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज, आई ई का मतलब है दैट इज, है ना। इस प्रकार से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे अपन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो मैंने ई जैसा लिखा है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि संबंध रखता है, एक्स संबंध रखता है किससे, समुच्चय ए से, सेट ए से, और अथवा एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स संबंध रखता है सेट बी से। ठीक है, इस प्रकार से अपन लिख के आएंगे यूनियन की जब भी बात आएगी। अब एग्जाम्पल से समझ लो, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। 2 सेट है, सेट ए अज्यूम किया है मैंने, सेट ए, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, इसके अंदर 3 मेंबर है, सेट बी के अंदर 4 मेंबर है, 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप 2 सेट का यूनियन करते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो जितने भी एलिमेंट है उसको लिख दो, फिर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई यूनियन की कहानी। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इंटरसेक्शन दूसरा ऑपरेशन हो जाएगा सेट पे। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी एंड इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उल्टा यू, इससे अपन इसको डिनोट कर देंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो क्या हो जाएगा, नया वाला सेट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2 सेट का, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए से एंड और एक्स बिलोंग टू बी। एग्जाम्पल से थोड़ा समझो, समझ में आएगा। 2 सेट है ए बी सी डी और बी, सेट बी में सी डी ई एफ 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट ए में हो गए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ऐसे अपने को एलिमेंट देखने हैं जो कि ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। तो ए में क्या है, ए बी सी डी, ए देखो बी में है क्या, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। बी है क्या, देखो सेट ए में बी एलिमेंट है ना, बी सदस्य है ना, मेंबर है, क्या बी एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद है, नहीं है तो बी को भी नहीं लिखेंगे। क्या मौजूद है, सी और डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना इंटरसेक्शन, समझ में आ गया। आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट पूरक
इसको हिंदी में कहते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए। देखो एक तो होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जैसे कि मान लो प्राकृत संख्याओं का एक सेट है, नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फाइनाइट, अनंत तक, ठीक है, ये अपना एक यूनिवर्सल सेट है। एक और सेट दे रखा अपने को ए 1 3 5 7, यानी कि ये इवन नंबर ऑड नंबर दिखा रहा है अपने को, विषम संख्याएं दिखा रहा है, ऑड नंबर, ठीक है, 1 3 5 7। अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालेंगे अपन तो समझो आप कि सेट ए के अंदर जितने भी मेंबर है, जितने भी एलिमेंट है वो शामिल नहीं होंगे आपके कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं अपन, ए के ऊपर आप छोटा सी लिख दो अथवा ए के ऊपर डैश लगा दो या ए के ऊपर बार लगा दो, ये होता है कॉम्प्लीमेंट दिखाने का तरीका, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, दैट इज, आता है इस प्रकार से ए का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो एक्स है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है, एंड और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ गया, जो नया सेट बनेगा, जो कॉम्प्लीमेंट वाला सेट बनेगा, उसके अंदर जो मेंबर होगा वो यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वभौमिक जो समुच्चय है उसका तो मेंबर होगा, लेकिन एक्स जो है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप इसके अंदर सम संख्याएं ले लो, सिर्फ इवन नंबर ले लो, समझ में आ गया, आपको ऑड नंबर नहीं लेने। मैंने वही कह रहा हूँ, आपको कॉम्प्लीमेंट सेट जब भी निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को देखेंगे सिर्फ, ठीक है, और उसमें से हम घटा देंगे, उसको हटा देंगे सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको, ठीक है। तो इस तरह से 2 4 6 8 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी एंड इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। देखो तो ए माइनस बी जब भी करेंगे ना, सेट ए में से अगर सेट बी अपन घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर केवल और केवल अपन सेट ए की तरफ देखेंगे, है ना, ए की तरफ देखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, यानी कि नए सेट में जो नया समुच्चय होगा उसके अंदर जो सदस्य या मेंबर होगा वो ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा। अब एग्जाम्पल से समझो, अब डिफरेंस अंतर कैसे निकालते हैं दो सेट का। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी और सेट बी के अंदर बी सी डी ई लिख दिया मैंने, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, आप सेट ए की तरफ देखो। अब देखो सेट ए में एलिमेंट ए है, क्या ए बी में है, नहीं है, तो ए लिख दो। बी और सी है क्या, बी और सी तो है, तो हमें वो लिखना है जो बी में नहीं होगा, जो बी में नहीं होगा और जो ए का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बी माइनस ए करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बी को देखो, बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो डी कोमा ई ये दो मेंबर है, ये ए में नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा, वीडियो को रोटेट कर लेना, आप मोबाइल को रोटेट कर लो और ईयरफोन लगा के सुनना है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सममित अंतर कैसे निकालता है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन ए और इन बी बट नॉट इन बोथ एंड इज डिनोटेड बाई ए। प्लस के ऊपर एक सर्कल रहता है, गोला रहता है, और ए ट्रायंगल जैसा शेप रहता है बी। इस तरह से सिमेट्रिक डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो एग्जाम्पल ही समझो आप, फिर अपन थोड़ा डेफिनेशन वगैरह और रट लेंगे इसका। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सम्मित अंतर दो समुच्चयों का, दो सेट है ए माइनस 3 0 1 2, ठीक है, बी में 1 2 3 4 लिखा है। तो अब अपन ए माइनस बी निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि मैंने कहा है कि जो सिमेट्रिक ऑपरेशन होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट आपके सामने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है,
ए माइनस बी यूनियन करना है बी माइनस ए से, तब जाके आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का। समझ में आ गया। तो सबसे पहले इसके अंदर ए माइनस बी निकालेंगे दो सेट में, ये मैंने आपको सिखा दिया है। ए माइनस बी करते समय अपने को ए का ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। तो ए के अंदर क्या ऐसा है जो बी के अंदर नहीं है, तो -3 और 0। और बी माइनस ए में निकालते समय अपन क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बी। तो बी के अंदर क्या ऐसा एलिमेंट है जो कि ए के अंदर नहीं है, 3 और 4 नहीं है, 1 और 2 तो है, ठीक है। तो इस तरह से ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकालिए। अब इसका यूनियन कर दो, दोनों सेट का यूनियन कर दो, ए माइनस बी और बी माइनस ए का, तो आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन याद कर लो, सिमेट्रिक डिफरेंस देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस कि एक्स बिलोंग करता है सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली, एक्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ सेट एंड बी, यानी कि एग्जैक्टली ए और बी से बिलोंग करता है, ठीक है, जो भी नया एलिमेंट होगा सिमेट्रिक डिफरेंस का, ठीक है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशंस। अब मैंने आपको बता दिया है कि ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं। अब थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर होता है इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि दो सेट का, दो समुच्चयों का क्रम बदलने से, ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है, जैसे कि अपन ए यूनियन बी, इस पूरे का अगर यूनियन करते हैं सी से, किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी के। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी, इसका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं इस पूरे सेट का, सेट सी के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ए को बाहर रख लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है, देखो कैसे लिखते हैं इसको, वितरित नियम दो समुच्चयों का, तो ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर किसके होता है, ए यूनियन बी के और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट और बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ए का अगर यूनियन करते हैं नल सेट से, नल सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो वो ए के बराबर हो जाएगा। और ए का अगर इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ में, तो हमें ए मिल जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए का यूनियन करते हैं ए डेस के साथ में। ए डेस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, ए डेस किसे कहते हैं, ये रहा कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का अगर पूरक निकालते, कॉम्प्लीमेंट निकालते, तो उसको तीन तरह से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला ए के ऊपर सी लिख दो, और दूसरा तरीका होता है ए के ऊपर डैश लिख दो, या फिर ए के ऊपर बार लगा दो, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से यार लिखना है, तब जाके आपको नंबर आ जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों एक अगर इंटरसेक्शन करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ में, तो नल सेट अपने को मिलता है। ये याद रखना है, नियम होते हैं कुछ। तो ये क्या पढ़ रहे थे अपन, प्रॉपर्टीज सेट ऑपरेशन, यानी कि जो समुच्चय होते हैं, समुच्चय के संक्रियाओं के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। हिंदी में भी मैंने बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब वेरियस मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ग्रुप्ड डेटा, यानी कि जो समूह के जो डेटा होते हैं उनमें जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं उनका वर्णन आपको करना है। हिंदी में मैंने बता दिया है। तो दोस्तों जो ग्रुप्ड डेटा होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो डेटा होते हैं, उनके लिए सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर कौन कौन से होता है। एक तो आपने माध्य सुना होगा, जिसको अपन मीन कहते हैं। एक आपने माध्यिका सुना होगा, जिसको अपन मीडियन कहते हैं, मीडियन। और एक होता है मोड, ठीक है। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल भी दे के समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सवाल भी आ सकता है इस बार, ठीक है, कि मीन निकालो, मीडियन निकालो, या फिर मोड निकालो। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मीन क्या होता है, द मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन क्या होता है, माध्य क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, जितने भी अपने पास में मान दिए हुए हैं उनका
उनको सबको जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो अवलोकन की संख्या उनके साथ में अपन डिवाइड कर देंगे। तो इसको क्या लिखते हैं अपन, मीन को एक्स बार से इसको डिनोट करते हैं, एक्स बार से। इसका फॉर्मूला सूत्र होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब ऐड करना, एफ आई एक्स आई बटे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि सिग्मा एफ आई। एग्जाम्पल से समझो, क्योंकि एग्जाम्पल से आपका परमानेंट मेमोरी है, उसके अंदर फिट हो जाएगा कि भाई ये मीन नाम की क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक तरफ लिखा है वर्ग अंतराल या फिर क्लास इंटरवल्स बोल सकता हूँ मैं, एक तरफ लिखा है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी यानी कि कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, जैसे कि मान लो 10 से लेके 20 तक नंबर है, या 10 और 20 के बीच में नंबर है, कितने बच्चों के आए हैं, वो आपका एफ आई हो जाएगा। एक्स आई मैंने मान लिया है 15 कि भाई 15, और एफ आई एक्स आई इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऐसे ही क्लास इंटरवल 20 से 30 में मैंने फ्रिक्वेंसी यानी कि बारंबारता जो है 5 ली है, एक्स आई का मान 25 लिया है, अपने मन के हिसाब से ले ले। तो एफ आई एक्स आई, क्योंकि दोस्तों अपने को ऊपर एफ आई एक्स आई न्यूमरेटर यानी कि जो अंश है उसके अंदर एफ आई एक्स आई का सिग्मा लेना है, यानी कि उनको जोड़ना है सबको। ऐसे 30 से 40 मैंने फ्रिक्वेंसी 1 ले ली और एक्स आई मैंने 35 ले लिया। तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, ए को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ हो तो 35 आ जाएगा। 40 से 50 लेके से क्लास जो इंटरवल है बारंबारता या फ्रिक्वेंसी इसकी 2, एक्स आई का मान 45 ले लिया, तो एफ आई एक्स आई 45 को 2 से गुणा करेंगे अपन 90 आ जाएगा। अब देखो ये फ्रिक्वेंसी है ना, इसको जोड़ दो आप, तो सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है 10 आ गया, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 280 आ गया। तो माध्य क्या होगा, मीन क्या कैसे निकालते हैं अपन, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, तो 280 बटे में 10, तो ये कितना आ गया 28 28 आ गया। मोड, ठीक है, मोड क्या होता है, द मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। मोड ऐसा मान होता है जो बार बार रिपीट होता है, उसको मोड कहते हैं अपन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में F1 माइनस एफ नोट बटे में 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, और इनटू में H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखो यहाँ पर मॉडल क्लास क्या होता है, मॉडल क्लास मैं आपको समझा दूंगा। मॉडल क्लास F1 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, अब इसके अंदर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है 5 है ना, देखो 5 है ना, इसके अंदर हाईएस्ट बारंबारता, सबसे उच्च बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल के, 20 से लेकर 30 तक। तो ये जो क्लास इंटरवल 20 to 30 है ना, यही इसका क्या हो जाएगा, यही मॉडल क्लास होता है। और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 20 और अपर लिमिट 30 हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो मैं वापस से सुन लो, एक टेबल आपके सामने खुद बना लेना है, पेपर के अंदर पूछी जा सकती है, तो कैसे मोड निकालेंगे आप। सबसे पहले उसके अंदर देखना आप, ये जो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी उस पर ऐसे मार्क कर लेना, उस पूरे क्लास इंटरवल पूरी एक रो पर मार्क कर लेना आप। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो इसकी निम्न सीमा है, लोअर लिमिट है 20 है इस क्लास इंटरवल की, हाईएस्ट इसकी 30 होगी। ठीक है, एफ नोट क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। देखो प्रीसीडिंग का मतलब है कि जो अपन ने क्लास इंटरवल लिया था 20 से 30 वाला, ठीक है, ये अपना मॉडल क्लास था क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी। तो इसके जस्ट ऊपर कौन सी फ्रिक्वेंसी है, एफ नोट, यानी कि प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी इसको बोलते हैं, 2 हो जाएगा। और F2 क्या होगा, F2 कहाँ से लाएंगे, F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास या सक्सेसिव क्लास। देखो एफ नोट तो आपको मॉडल क्लास के ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी लेनी है, यानी कि 5 के ऊपर 2 है तो वो तो हो जाएगा एफ नोट, और 5 के नीचे जो 1 लिखा हुआ वो हो जाएगा F2, और 5 खुद क्या हो जाएगा F1, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता यही है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी यही है। अब यहाँ पर दोस्तों आप मोड निकाल लें, लोअर क्लास आपको पता लग गया, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट 20 है। ठीक है, 5 कहाँ से आ गए भाई, 5 F1 का मान है ना, F1 5 है, बिल्कुल है भाई। और ये एफ नोट कितना है,
2 है, और नीचे 2f1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो f1 को, तो f1 5 था तो 5 × 2 क्या हो गया 10, ठीक है, माइनस f नोट कितना है 2 है, और f2 क्या है, f2 आपका सक्सीडिंग क्लास है, ठीक है, सक्सीडिंग क्लास का वो है फ्रीक्वेंसी। तो 5 क्या था, f1 था, 5 के नीचे f2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोड 20 + 5 - 2 10 - 2 - 1 इंटू में 10। ये h कैसे निकाला, h क्या है, h देखो h आप खुद देखो कितना है, ये क्लास इंटरवल है, इसके बीच में गैप कितने का है, 10 का ही तो है, 10 से लेके 20, 10 का गैप है, 20 से लेके 30, 10 का गैप 30 से 40 और 40 से 50, 10 का गैप है, तो ये h हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 24.28 अपना मोड आ गया। मीडियन, जिसको आप माध्यिका कहते हैं, क्या होता है, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन क्या होता है, एक मध्य का मान होता है, मिडल वैल्यू होता है जो कि डिवाइड करता है, डेटा को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे मीडियन, मैंने आपको एग्जाम्पल से बता दिया है, मैंने खुद ही एज्यूम किया है, क्योंकि मुझे पता है कि यार एग्ज़ाम के अंदर आपके सामने एक टेबल दे रखी होगी, आपको माध्यिका मीडियन निकालना होगा। देखो क्लास इंटरवल लिखा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले CF निकालना है। मीडियन का आप फॉर्मूला देखो, आप सबसे पहले तो फॉर्मूला रटो, मीडियन होता है L प्लस में n/2 - CF का होता है, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ऐड की हुई फ्रीक्वेंसी, बटे में F × H, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों CF कैसे निकालते हैं अपन, जैसे कि क्लास इंटरवल दे रखा हुआ 0 से 20, फ्रीक्वेंसी 17 है, तो CF पहले पंक्ति का पहले रो का अपन CF वैसा का वैसा लिखते हैं 17। अब यहाँ पर दोस्तों 20 से लेके जो 40 क्लास इंटरवल है उसके लिए CF कैसे निकालेंगे, जो 17 अपनी CF आई थी ना, 17 को ऐड कर देंगे 28 में, ठीक है, तो 45 हो गया। इसी तरह से 45 को 32 में ऐड करेंगे तो 40 से 60 वाली जो अपने क्लास इंटरवल है उसके लिए CF आ जाएगी 45 + 32 77 हो गया। और 77 में अपन 24 ऐड करेंगे तो 101 मिलेगा, और 101 में अपन 19 ऐड करेंगे तो 120 मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों 120 क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ध्यान रखना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब फॉर्मूला रट लिया आपने, L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, और N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा आ गया है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, H क्लास साइज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन एक एक करके वैल्यू रखते हैं। देखो यहाँ पर आप एक चीज़ याद करने की कोशिश करना कि जो N है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसमें आप 2 का भाग दो, 60 आया, ठीक है, क्योंकि n/2 है ना, n/2 है, तो 120 में आप 60 का 2 का भाग दो, कितना आया, 60 आया, 60 आया। यहाँ पर अब आपको देखना है जो मेरा 60 आया है n/2 करके 60, वो कहाँ पे लाई करेगा, किस वाली क्लास के अंदर आएगा 60 वैल्यू। देखो 17 0 से 20 वाली क्लास के बीच में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 आ सकती है, ठीक है। ऐसे ही 18 और 45 ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा 20 और 40 के बीच में। इसी तरह से 46 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 46 से लेकर 77 तक जो भी वैल्यू होगा, जो भी मान आएगा, वो 40 और 60 वाली क्लास के बीच में आ जाएगा, यानी कि मॉडल क्लास हमारी क्या हो गई 40 to 60। तो इसका लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 40। समझ में आ गया। देखो मैंने क्या कहा है आपसे, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला रटने की कोशिश करना, रट लो इस फॉर्मूले को। अब आपको क्या करना, आपने CF तो निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, और लास्ट में जो वैल्यू आता है जैसे 120 लिखा हुआ है, इसको आप बता देना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें 2 का भाग देना, आप 2 से डिवाइड करना, 120 को 2 से डिवाइड करना, 60 आ जाएगा। अब आपको देखना है जो 60 वैल्यू है, 60 वैल्यू कौन सी क्लास के अंदर आ सकता है भाई, कौन सी क्लास के अंदर आ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि
जो तीसरा क्लास है 40 से 60 उसके बीच में तो आएगा। देखो 0 से 20 वाली क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 17 तक, ठीक है। और फिर 18 से लेके 45 तक 20 से लेके 40 वाली क्लास में। तीसरी वाली जो क्लास है 40 से 60 वाली क्लास, उसके अंदर 46 से लेके 77 के बीच में जो वैल्यू आएगा वो 40 और 60 के बीच में आएगा। तो ये जो 60 है, अरे 120 में 60 का भाग लगाओ भाई, तो 46 और 77 के बीच में कौन सी वाली क्लास में आएगा ये? 40 और 60 में तो आएगा। तो ये लोअर लिमिट हो गई 40, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 120 हो ही गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सी हो गई? ये मैंने जो येलो कलर में इसको मार्क कर रखा है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 32, ठीक है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो CF क्या हो जाएगा? 32 से ऊपर जो प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी उसको लेंगे, यानी कि 32 के ऊपर जस्ट 28 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अपने को क्या करना है? देखो यहाँ पर ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है अपने को प्रीसीडिंग। तो 77 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं 45, ठीक है। वो आपकी CF हो जाएगी। अब H हो जाएगा क्लास साइज। क्लास साइज आप देख ही सकते हो, ठीक है। क्लास साइज 0 से 20 का है ना, 20 से 40 20 का है। तो इसमें आप सारी वैल्यू रख देना, मान रख देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका मीडियन निकल के आ जाएगा 49.37, ठीक है। ये आपका मीडियन होता। तो मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू होती है जो कि डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। चलो यार, एग्जाम्पल मैंने खुद ही लिया था आपको समझाने के लिए। अब आगे फटाफट से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, इसमें दूसरा पार्ट है, ए सेलर वांट्स टू नो द कंज्यूमर चॉइस फॉर हिज प्रोडक्ट। एक जो दुकानदार है, एक सामान बेचने वाला, वो जानना चाहता है कि उसके जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो उसके उपभोक्ता है, उनकी पसंद क्या है। ABC टूथपेस्ट, यानी कि 3 तरह की मान लो टूथपेस्ट है और 3 प्रकार की कॉलोनी है, ठीक है, जहाँ पे वो सामान बेचता है XYZ कॉलोनी। व्हाट टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यूज किया जा सकता है। यानी कि एक सेलर है दोस्तों, एक दुकान वाला है, ठीक है, वो टूथपेस्ट 3 कॉलोनियों में बांटता है और वो जानना चाहता है कि कौन सी कॉलोनी में कौन सी ज़्यादा टूथपेस्ट बिक रहा है, ठीक है। तो कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी अपन यूज करेंगे, देखो, और क्यों करेंगे ये आपसे पूछा है। द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन दिस सिचुएशन इज मोड। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मोड कहाँ पर यूज करते हैं? कारण क्या भाई? मोड रिप्रेजेंट्स द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, यानी कि ऐसा वैल्यू जो कि बार बार आ रहा है, उसके लिए अपन मोड यूज करते हैं। और कैटेगरी इन ए डेटा सेट, कंज्यूमर चॉइस डेटा लाइक टूथपेस्ट ब्रांड। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये जो XYZ है ये टूथपेस्ट का ब्रांड है और कॉलोनी का नाम क्या है? XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वालिटेटिव डेटा है, ये गुणात्मक डेटा है, न कि मात्रात्मक। क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है, क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है। इसलिए अपन मोड का यूज करेंगे। द सेलर वांट्स टू नो विच प्रोडक्ट इज चूजन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर है वो कौन सा टूथपेस्ट का ब्रांड यूज करेंगे, अपन मोड से बता पाएंगे वो, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पहला है, इसके अंदर डिफाइन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। दोस्तों सबसे पहले तो आप इसके अंदर बताओ एग्जामिनर को कि पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट ये क्यों यूज करते हैं अपन, क्या मापने के लिए अपन पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक होता है वो क्यों यूज करते हैं अपन। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन 2 कंटिन्यूस वेरिएबल, 2 वेरिएबल है उसके बीच में रिलेशनशिप किस टाइप का है और कैसा है, इसके लिए अपन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज करते हैं। रेंजिंग फ्रॉम -1 to +1, ए वैल्यू ऑफ +1 इंडिकेट्स ए परफेक्ट पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। 2 चर हैं, 2 वेरिएबल हैं, उनके बीच में संबंधों को मापने के लिए, स्ट्रेंथ को मापने के लिए कि रिलेशन का स्ट्रेंथ कैसा है, तो अपन पियर्सन का ये जो मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसको यूज करते हैं। -1 से लेके +1
के बीच में इसका वैल्यू होता है। अब यहाँ पर R अगर -1 आ जाता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और R का मान अगर 0 आ जाता है नो लीनियर कोरिलेशन होगा। स्ट्रेंथ इज इंटरप्रिटेड एज वीक, यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में अगर जो R का मान है वो अगर 0.3 से कम आ जाता है तो दोनों के बीच में संबंध बहुत कमज़ोर होगा, है ना, वीक होगा। और मॉडरेट मध्यम प्रकार का संबंध होगा अगर R का जो वैल्यू है, पियर्सन कोफिशिएंट का जो वैल्यू है 0.3 से लेके 0.5 के बीच में आएगा। और अगर दो वेरिएबल के बीच में 0.5 से ज़्यादा अगर R का मान आ रहा है, R की वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे दो वेरिएबल के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यूज कहाँ पे कर सकते हैं? एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो चर के बीच में जो संबंध है उनका विश्लेषण करने के लिए, सच एज हाइट एंड इनकम, किसी की हाइट, किसी की आय का स्तर, और आवर्स स्टडीड यानी कि किसने कितने घंटे पढ़े। तो दोस्तों अपन यहाँ पर पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल करके अपन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझा दिया था। अगर एग्ज़ाम के अंदर आए तो दोस्तों आप तो सिर्फ थ्योरी लिख देना, लेकिन क्या पता कोई क्वेश्चन आ सकता है, कोई सवाल आ सकता है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन तो फिर निकालना ही होगा। जैसे कि दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखना, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रट लेना, छाप लेना अपने दिमाग के अंदर। R इज इक्वल टू सिग्मा बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे अपन, फिर स्मॉल ब्रैकेट x माइनस एक्स बार इंटू मतलब मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसको y माइनस वाई बार से, फिर छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बड़े ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर बटे में अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये आ जाएगा अपना पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, आगे एक सवाल भी दिया हुआ है, उससे अपन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा पार्ट देखें, कंप्यूट कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मैंने आपको कहा था यह सवाल आ सकता है, और दोस्तों आ गया है ये। अगर आपको फॉर्मूला पता था तो ही आप इसको कर सकते थे, फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, अब एक एक करके समझा देता हूँ और बहुत ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूँ इस PDF को या तो खुद उतार लेना आप अपने नोट्सों में, या फिर इसको प्रिंट आउट करवा के ये वीडियो देख लेना बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। और गेस्ट पेपर ज़रूर से देख के जाना, क्योंकि इसका कोई कंटेंट, बहुत कम कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। देखो 3 कंपनी आपको दे रखी है लेफ्ट साइड में, कंपनी ABC, और तीनों कंपनियाँ दोस्तों कार बनाती हैं थाउजेंड्स यानी कि हज़ारों की संख्या में, जैसे कि 63,000, 29,000, 28। तो हज़ार नहीं लिखा सिर्फ यहाँ पे, 63, 29, 28 लिखा। रेवेन्यू यानी कि इनका राजस्व है, कमाई कितना होता है करोड़ में, 13, 8, 9। अब यहाँ पर पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालेंगे अपन, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना था भाई, ये फॉर्मूला याद रखना था। देखो यहाँ सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या होगा, टेबुलेशन एंड कैलकुलेशन। यहाँ पे टेबल बनाएंगे अपन, फिर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान रख लेना, एक्स बार कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर फॉर्मूले में, सूत्र में एक्स बार है ना और वाई बार है। कैसे निकालते हैं एक्स बार को निकालेंगे अपन सिग्मा एक्स बटे में एन। इसी तरह से वाई बार को निकालेंगे सिग्मा वाई बटे में एन। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों x और y तो आपको दे रखा था, x माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा। देखो x बार कैसे निकालेंगे अपन, सिग्मा x जोड़ दो इसको, सिग्मा x आ रहा है 120, है ना, और सिग्मा y कितना आ रहा है आपका 30, और n क्या है, n यहाँ पे मतलब कितना अपने पास में कितना इंडिकेटर है, 3 ही तो है, 3 ही तो रो है, ABC। ठीक है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। तो x बार आ गया 120 में आप 3 से डिवाइड करें तो 40 आ गया। इसी तरह से y बार ये कितना आ जाएगा, सिग्मा y बटे में n, तो 30 बटे 3 क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरह से इसका टेबल बना दो। x माइनस एक्स बार, x है 63 में अपन 40 घटाएंगे, 63 में 40 घटाएंगे अपन तो कितना आ गया 23। ऐसे ही 29 में अपन क्या घटाएंगे 40 घटाएंगे तो माइनस में आएगा -11, और 28 में
40 कितना -12। ऐसे ही y में y बार घटाएंगे अपन तो y क्या है 13 है और y बार कितना आया था 10 आया था, तो 13 में 10 घटाओ 3 आ गए। ऐसे ही 8 में से 10 घटाओ -2 और 9 में से सब्सट्रैक्ट करो -10 तो कितना आ जाएगा -1। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर कर दो आप, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आप देखो, फॉर्मूला देखो भाई, यहाँ पर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, इसी तरह से y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो आप। x माइनस एक्स का होल स्क्वायर 529, 121 और 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 12 का वर्ग कितना होता है 144 ही तो होता है। इसी प्रकार से y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -2 को 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और -1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना आपको, x माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है y माइनस वाई बार से, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में देखो ना ऊपर ही ऊपर न्यूमरेटर अंश में देखो आप मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया और उसका सिग्मा लेना है, मतलब इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। x माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना था, पहली रो में पहली पंक्ति में 23 है, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार से, 23 × 3 कितना हो जाएगा 69। इसी तरह से दोस्तों -11 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 22 और -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर इसको टोटल ऐड कर दो, 69, 22 और 12 को 103 हो गया। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है आपको, या वैल्यू रख दो, सिर्फ आप वैल्यू रख दो, 103 ऊपर आ जाएगा। और मैंने कहा था भाई यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका भी सिग्मा अलग से लेना है, अलग से यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है दोस्तों, नीचे देख सकते हो आप बटे में √ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा मतलब ऐड करना है वैल्यू, तो 529, 121, 144 कितना हो गया 794 हो गया, ठीक है। ये आपको वैल्यू पुट कर देनी है इसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा 0.976। आप जानते हैं दोस्तों 7 के आगे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू है तो 7 बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 8 में, इससे बड़ी वैल्यू में। तो 0.98 के लगभग अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, इट मीन्स दैट व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज देन रेवेन्यू विल आल्सो इंक्रीज। दोस्तों स्टेटिस्टिक्स में बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप कैसे जान सकते हो दो वेरिएबल के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ देखो टेबल देखो आप, कार लिखा हुआ था, मतलब कार का प्रोडक्शन उत्पादन कितना हो रहा है, कार का हज़ारों में 63,000, 29,000, 28,000। आगे है रेवेन्यू कितना मिल रहा है कार कंपनियों को 13 करोड़, इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप ये देखो कि जो अगर अपन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन देखेंगे, अपन आर का वैल्यू निकालेंगे तो +1 के जितना नज़दीक होगा उतना ही परफेक्ट संबंध होगा। तो 0.98 ये एक के बिल्कुल नज़दीक है, तो हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा करीब का, बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप कार का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। ये इसका आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज बाईवेरिएट एनालिसिस, ए टीचर वांट्स टू नो the effectiveness of smart boards in improving students marks, what procedure and statistical techniques should be followed in such inquiry, explain। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन बताना है बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, और फिर एक नीचे क्वेरी लिखा हुआ कि एक टीचर जानना चाहता है कि स्मार्ट बोर्ड से अगर वो पढ़ाए तो उसके बच्चों के रिजल्ट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कौन से ऐसे तरीके अपनाएंगे, प्रोसीजर एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक, जिससे कि आप पता लगा पाए कि स्मार्ट बोर्ड जो होता है डिजिटल बोर्ड, उससे कितना फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे। तो सबसे पहले बाईवेरिएट एनालिसिस बता दो, इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट इन्वॉल्व्स, शामिल करता है, एक प्रकार का सांख्यिकीय तरीका है जिसमें शामिल होता है द एनालिसिस ऑफ 2 वेरिएबल्स टू डिटरमाइन रिलेशनशिप, एसोसिएशंस और डिपेंडेंसी बिटवीन देम। यानी कि 2 वेरिएबल के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप देखना है, संबंध देखना है, एसोसिएशन जुड़ाव देखना है और निर्भरता डिपेंडेंसी देखनी है, तो बाईवेरिएट एनालिसिस अपन करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, ठीक है। देखो जो आपको क्वेरी दी गई थी ना, उसमें आपको क्या पूछा था कि भाई प्रोसीजर क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी और कौन कौन सी टेक्निक आप यूज कर सकते हो कि स्मार्ट बोर्ड का जो असर है वो स्टूडेंट्स पे
स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे कैसा पड़ता है। तो सबसे पहले फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? अरे जो भी आप अज्यूम करते हो ना, जैसे कि आपने अज्यूम किया कि जो स्टूडेंट, जो बच्चे नाश्ता करके जाते हैं उनका एग्ज़ाम अच्छा होता है, ये आपने हाइपोथेसिस बना ली अपनी, ठीक है। इसको आप चेक करोगे, ये आपका हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है। हो सकता है ये गलत भी हो बात, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो नाश्ता ना करे उसका पेपर अच्छा ना जाए, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होते हैं आप जान गए हो, जो भी आप अज्यूम करते हो। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, द टीचर शुड एस्टेब्लिश ए नल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो एक नल हाइपोथेसिस बनाएगा टीचर। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? कोई समाधान नहीं होता। जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स हैव नो इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स मार्क्स। नल हाइपोथेसिस में अपन क्या करते हैं भाई, दो स्टेटमेंट के बीच में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। एक वेरिएबल में अगर अपन कोई कुछ अंतर डालने की कोशिश करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, स्मार्ट बोर्ड का कोई असर नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स के मार्क्स पर। ये अपन नल हाइपोथेसिस बना लेंगे। एंड एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और एक वैकल्पिक हाइपोथेसिस बना लेंगे कि भाई स्मार्ट बोर्ड्स है, इससे इम्प्रूव होते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करना है, एक नल हाइपोथेसिस बनानी है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब कोई संबंध नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फर्क पड़ता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, डेटा कलेक्शन। बोर तो नहीं हो रहे? अब दोस्तों आपको इंटरेस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा यार, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, इसके निकाल के जाने पड़ेंगे कम से कम 15-20 सवाल, तब जाके पास हो पाओगे आप। और कैसी लग रही है यार, मैंने ज़रूर कमेंट करके बताना। डेटा कलेक्शन, देखो डेटा कलेक्शन क्या लिख सकते हैं अपन, द टीचर वुड कलेक्ट डेटा ऑन 2 वेरिएबल्स। जो टीचर है वो डेटा को कलेक्ट करेगा 2 वेरिएबल के आधार पर। द यूज़ ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये, मतलब कि ये स्वतंत्र चर होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मार्ट बोर्ड। और स्टूडेंट्स मार्क्स ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। दिस कुड इन्वॉल्व कंपेयरिंग मार्क्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स। तो देखो 2 वेरिएबल बनाए हैं टीचर ने, एक तो स्मार्ट बोर्ड का यूज़ जब करेगा टीचर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और स्टूडेंट्स के मार्क्स, ये आपका दूसरा वेरिएबल हो जाएगा। इसमें क्या करेगा एक टीचर कि मान लो आज उसने डिजिटल बोर्ड लगा दिया, 1 साल बाद में बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं वो देखेगा। ये होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और स्टूडेंट के मार्क्स जो है ये वेरिएबल है, ये वेरी कर सकते हैं। कैसे कि मान लो स्मार्ट बोर्ड लगाया तो अच्छे नंबर आ गए, और स्मार्ट बोर्ड नहीं लगाए तो कम नंबर आ गए, तो ये वेरी कर सकता है ना। तो देखो स्मार्ट बोर्ड्स पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन स्टूडेंट के मार्क्स पे फ़र्क पड़ रहा है। तो जिस पे फ़र्क पड़ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें मतलब परिवर्तन आता, चेंज होता, वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। दिस कुड इन्वॉल्व, इसमें शामिल हो सकता है, अपन तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि बोर्ड लगाने से पहले और बोर्ड लगाने के बाद में अपन मार्क्स देख सकते हैं। फिर डेटा का एनालिसिस करेंगे। द कलेक्टेड डेटा वुड बी एनालाइज्ड यूजिंग द चूजन स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे अपन डेटा का एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं दोस्तों, तकनीक होते हैं, टेक्निक्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहला टेक्निक लिखा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। देखो दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड इफ कंपेयरिंग टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स, वन विद स्मार्ट बोर्ड वन विदाउट। तो यहाँ पर टी टेस्ट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में तो अपन 2 अलग अलग ग्रुप की स्टूडेंट है उनकी तुलना अपन करते हैं। भाई एक ग्रुप को अपन स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया और एक ग्रुप को स्मार्ट बोर्ड से नहीं पढ़ाया, तो ये जो अपन तुलना करेंगे ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहलाएगा। एक होता है पेयर्ड टी टेस्ट। तो पेयर टी टेस्ट इज ए अप्रोप्रिएट इफ कंपेयरिंग द सेम स्टूडेंट्स मार्क्स बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स। तो देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में क्या कर रहे थे, 2 समूह के जो 2 ग्रुप के जो बच्चे उन पर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पेयर्ड टी टेस्ट में क्या होगा, एक बच्चे को लेंगे अपन और एक बच्चे पर ही अपन अपना सैंपल है वो हाइपोथेसिस चेक करेंगे। जैसे कि एक बच्चा है, उसका नाम मान लो मुकेश है। भाई मुकेश है, उसको बोर्ड के साथ पढ़ाया अपन ने, डिजिटल बोर्ड के साथ,
कैसे नंबर आए, और विदाउट डिजिटल बोर्ड पढ़ा है फिर कैसे नंबर आए। तो मुकेश के साथ में अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पेयर्ड टी टेस्ट कहलाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट, दिस कैन मेजर, ये भी एक टेक्निक होता है, ठीक है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशंस के लिए। अभी मैंने बताया था दिस कैन मेजर द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्ट बोर्ड्स यूजेस टाइम एंड मार्क्स। तो स्मार्ट बोर्ड का कितना इफेक्ट पड़ता है मार्क्स के ऊपर, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट से अपन जान सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी एक टेक्निक होता है। दिस एडवांस मेथड, ये एडवांस मेथड है थोड़ा। कुड मॉडल हाउ मच मार्क्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज विद ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्मार्ट बोर्ड यूजेज, यानी कि कितना देर इस्तेमाल करें अपन स्मार्ट बोर्ड कि बच्चों के नंबर बढ़ने चालू हो जाए, ये रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता। थोड़ा एडवांस मेथड है दोस्तों स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी में। आगे चलते हैं, ये हो गया सेक्शन ए कंप्लीट दोस्तों। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, थोड़ा बहुत भी पल्ले पड़ रहा होगा। देखो सेक्शन बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे, यानी कि 60 नंबर का सेक्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द प्रोसीजर टू वर्क आउट कंपोजिट इंडेक्स बाय द सिंपल रैंकिंग मेथड। देखो सिंपल रैंकिंग मेथड क्या होता है, सपोज दैट मैं आपको सबसे पहले तो एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ ना, तब जाके अपने को चीज़ें पल्ले पड़ेगी। देखो सिंपल रैंकिंग मेथड से अपन क्या करते हैं कि रैंक निकालते हैं, ठीक है। उस रैंक के हिसाब से अपन एक डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं कि भाई इस डिस्ट्रिक्ट का कैसा परफॉर्मेंस है। जैसे कि भारत के अंदर बहुत सारे ज़िले हैं, बहुत सारे राज्य है, सॉरी बहुत सारे स्टेट में भी डिस्ट्रिक्ट है। तो कोई सा भी एक स्टेट ले लिया मैंने, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, कुछ भी ले सकते हो आप। उसके डिस्ट्रिक्ट ले लिए ABC। लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर, ये इंडिकेटर पहला इंडिकेटर होगा। देखो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ABC, इसको अपन यूनिट कहेंगे, यूनिट A, यूनिट B, यूनिट C। लिटरेसी रेट ये इंडिकेटर आपका, और इनकम ये भी इंडिकेटर है। तो 2 इंडिकेटर हो गए अपने पास। एक तो अपन देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट A में कितनी साक्षरता दर है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 85, ठीक है। 85, 80, 70 ये लिटरेसी रेट है जिले वाइज, और इनकी आय क्या है 40, 45, 30, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक लिखो आप सबसे पहले। तो 85 ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, 1 लिख दो। 80 दूसरे नंबर की हाईएस्ट वैल्यू, 2 लिख दो। 70 ये 3 लिख दो, इसकी रैंक 3 है। अब इनकम में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 45। 45 के आगे 1 लिखो आप, फिर है 40, 40 के आगे 2 लिख दो, 30 के आगे 3 लिख दो। अब कैसे निकालेंगे स्टेप, सिंपल रैंकिंग मेथड में अपन देखो रैंक लिख लेंगे सिर्फ, ठीक है। रैंक लिख लेंगे डिस्ट्रिक्ट ABC के सामने, और इन रैंक को जोड़ेंगे अपन। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट A के लिए लिटरेसी में पहला रैंक आया था और इनकम में दूसरा रैंक आया था। टोटल रैंक कितना होगा, 1 + 2 है ना। 1 को 2 में ऐड करेंगे तो 3 होगा, 2 को 1 में ऐड करेंगे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट B के लिए तो 3 हो जाएगा। और जिले C के लिए, डिस्ट्रिक्ट C के लिए अपन साक्षरता दर की रैंक यानी कि 3, और आय की जो रैंक आई थी इसकी 3, ठीक है। इसको ऐड करेंगे 6। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इंडिकेटर, नंबर ऑफ इंडिकेटर से आपको डिवाइड कर देना है। तो कंपोजिट इंडेक्स या फिर एवरेज रैंक कितना होगा, टोटल रैंक अपॉन 2, टोटल रैंक अपॉन 2। तो टोटल रैंक कितना था, डिस्ट्रिक्ट A का 3 और B का 3 था, ठीक है। तो 3 को डिवाइड किया 2 से, क्योंकि 2 ही इंडिकेटर, 2 ही संकेतक थे अपने, एक तो साक्षरता दर लिटरेसी रेट और एक इनकम। 6 को अपन ने 2 से डिवाइड किया तो 2, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो रिजल्ट क्या आ गया दोस्तों, देखो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट A एंड B परफॉर्म बेस्ट, क्योंकि आप देखो सबसे कम मान, सबसे कम वैल्यू जिस भी जिले का, राज्य का होगा वो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा। तो लोवेस्ट इंडेक्स किसका, 1.5 A और B का। तो A और B अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, लिटरेसी और इनकम में। और डिस्ट्रिक्ट की C है, इसका सबसे ख़राब परफॉर्मेंस रहा, वर्स परफॉर्मेंस कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसका जो कंपोजिट इंडेक्स ज़्यादा है। अब यही जो चीज़ें हैं दोस्तों आप थ्योरी में लिख दो, तो कंपोजिट इंडेक्स अपन जब भी निकालते हैं सिंपल रैंकिंग मेथड से, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए कंपोजिट इंडेक्स व्हेन सेवरल इंडिकेटर्स आर इन्वॉल्व्ड। बहुत सारे संकेतक इंडिकेटर्स आपको दिए होते हैं और आपको कंपोजिट इंडेक्स निकालना, तो सिंपल रैंकिंग मेथड का यूज कर सकते हो। ईच यूनिट इज रैंक्ड फॉर एवरी इंडिकेटर, हर प्रत्येक यूनिट के लिए एक संकेतक का यूज अपन करते हैं। एंड देन द रैंक्स आर कंबाइंड, तो रैंक को जोड़ लेते हैं। प्रोसीजर क्या है मैंने आपको बता दिया, सेलेक्ट द इंडिकेटर्स दैट रिप्रेजेंट द
फिनोमिनन, ठीक है। जैसे कि जो इंडिकेटर्स है इनकम और लिटरेसी, इनका डेटा लिख लेते हैं अपन। गैदर द वैल्यूज ऑफ फॉर ईच इंडिकेटर, है ना, गैदर मतलब इकट्ठा करना। तो अपन इकट्ठा कर लेते हैं हर इंडिकेटर के लिए जो वैल्यू है या मान है। असाइन रैंक्स फॉर ईच यूनिट्स, प्रत्येक इकाई के लिए अपन रैंक उसके सामने लिख देते हैं। मेक ए टेबल शोइंग द रैंक्स ऑब्टेन्ड बाय ईच यूनिट फॉर ऑल इंडिकेटर, प्रत्येक संकेतक के लिए अपन उसके द्वारा प्राप्त की गई जो रैंक है वो भी लिख देते हैं। ऐड ऑल द रैंक्स ऑफ ईच यूनिट अक्रॉस ऑल द इंडिकेटर्स, तो जितनी भी रैंक आई है उनको ऐड कर लेते हैं अपन और इंडिकेटर के सामने लिख देते हैं। एवरेज रैंक या फिर कंपोजिट इंडेक्स क्या हुआ, टोटल रैंक बटे हुए नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। और लास्ट में क्या करते हैं, द यूनिट विद द लोवेस्ट कंपोजिट इंडेक्स इज कंसिडर्ड द बेस्ट परफॉर्मर। तो जिस भी स्टेट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी कंट्री का जो अगर लोवेस्ट कंपोजिट इंडेक्स है, कम आएगा कंपोजिट इंडेक्स, वही परफॉर्म बेटर करेगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल से आपको बता दिए हैं। अगर समझ में, ऐसे ही दोस्त आपको लिखने होंगे। समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा पल्ले पढ़ रहा होगा। देखो पहली बार मैं ही पढ़ रहा हूँ इसको, लेकिन मैंने ट्राई किया ना, मैंने धीरे धीरे चीज़ समझा। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार, नया नया चीज़ सीखो, ब्रेन का डेवलपमेंट तभी होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। तो एक दो टाइप के डेटा होते हैं, आपको पता ही। एक तो क्वालिटेटिव डेटा जिसको अपन गुणात्मक डेटा कहते हैं, जैसे कि मेल फीमेल, मैरिड अनमेरिड, ये क्वालिटेटिव डेटा हो गए। क्वांटिटेटिव डेटा जैसे कि जो नंबर दे रखे होते हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, है ना, इन सब ने कितने कितने रन बनाए, या फिर किसी क्लास में किस बच्चे का कितना स्कोर आया मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो क्वालिटी डेटा का एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, जैसे कि क्वालिटी डेटा रेफर्स टू नॉन न्यूमेरिकल डेटा दैट डिस्क्राइब क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर, ओपिनियन, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख दिया करो यार, ताकि एग्जामिनर को ऐसा लगे कि कुछ तो पढ़ के आया है। तो क्वालिटेटिव डेटा किसे कहते हैं भाई, नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कहते हैं जिसके अंदर गणितीय डेटा का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि जेंडर, लिंग किसी का, ठीक है, ओपिनियन किसी के विचार, किसी का एजुकेशन लेवल, और आजीविका है, ऑक्यूपेशन क्या है। मेथड्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन मेथड। क्लासिफिकेशन मेथड में क्या कर लेते हैं अपन, क्वालिटेटिव डेटा आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एग्जांपल स्टूडेंट्स कैन बी क्लासिफाइड बाई। तो भाई एक क्लास के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको मेल और फीमेल में अपन बांट सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन मेथड होगा। या फिर मैरिटल स्टेटस के आधार पर कि शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, मैरिड अनमेरिड, एजुकेशन लेवल के आधार पर ही बांट सकते हैं अपन। इसका पर्पज क्या होता है किसका, क्लासिफिकेशन मेथड का, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स फॉर इजी एनालिसिस। आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। दिस मेथड शोज हाउ मेनी टाइम्स ए पर्टिकुलर कैटेगरी अकर्स इन द डेटा। तो अपने पास में जो गिवन डेटा होता है उसमें कोई भी कैटेगरी कितनी बार रिपीट होती है, वही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जैसे कि जो जेंडर है मेल और फीमेल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास के अंदर, अगर अपन इस तरह से लिखते हैं टेबल बना के कि मेल 30 और फीमेल 20 है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डेटा अपन लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। टेबुलेशन मेथड, डेटा आर अरेंज्ड इन टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स टू मेक कंपेरिजन ईजी। यानी कि अगर हमें रोज एंड कॉलम के बीच में कंपैरिजन करना है तो टेबुलेशन मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि एजुकेशन लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, नंबर ऑफ पीपल, तो ऐसे 15 लोग हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ले रखा है और ऐसे 10 ही लोग हैं जिसने हायर एजुकेशन ले रखा है। तो ये टेबुलेशन मेथड आप यूज कर सकते हो अगर आपको एनालिसिस करना है क्वालिटेटिव डेटा का, ठीक है, गुणात्मक डेटा का। पर्पज क्या होता है, टेबुलेशन मैक्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना। तो टेबल बना के आप जो लिखते हैं डेटा को, तो इसे क्लियर, ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित तरीके से और अच्छी तरह से व्याख्या अपन कर सकते हैं डेटा का। परसेंटेज मेथड है। परसेंटेज मेथड क्या है, क्वालिटेटिव डेटा कैन आल्सो बी एनालाइज्ड बाय कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी इनटू परसेंटेज। तो फ्रीक्वेंसी को अगर अपन परसेंटेज में बदल देते हैं तो ये तरीका कहलाता है परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज में क्या करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी बटे में टोटल इनटू 100। अब देखो एग्जांपल से समझो, आपको समझ में आएगा। जैसे कि इफ़ 30 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स आर मेल, किसी भी क्लास के अंदर अगर 50 जो लोग हैं, टोटल 50 बच्चे, उसके अंदर 30 मेल है,
तो यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मेल कितने क्लास में 30 और टोटल स्टूडेंट्स कितने 50, ठीक है, और इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो कितना आ जाएगा 60% मेल है। पांचवा तरीका है दोस्तों डायग्रामेटिव एंड ग्राफिकल मेथड। तो क्वालिटेटिव डेटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग डायग्राम सच एज बार डायग्राम। बार डायग्राम जानते हो ना आप, जैसे कि जो रेक्टेंगुलर शेप में होती है ना बार बार, एक ग्राफ में आप शो करते हो उसको बार डायग्राम करते हैं। पाई चार्ट में आप जानते हैं एक सर्कल के अंदर, जैसे कि जयपुर सिटी है उसके अंदर कितने तरह की मान लो कार बिकती हैं, तो मैंने 10 कार लिख दी है, उसका परसेंटेज लिख दिया है मैंने एक सर्कल के अंदर, है ना, वो पाई चार्ट कहलाता है। पिक्टोग्राम यानी कि मान लो पिक्टोग्राम तस्वीरों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से अगर अपन कुछ बताना चाहे, जैसे कि मान लो एक बुक है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो मान लो एक इंसान 10 बुक पढ़ता है, 20 बुक पढ़ता है, तो हम उस 20 बुक को थोड़ी बनाएंगे 20 बुक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं, अपन 4 बुक बना दे क्योंकि एक बुक है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ऐसे पिक्टोग्राम, है ना, पिक्चर की सहायता से ग्राफ बनाना और पिक्टोग्राम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। भाई जो डेटा होता है उसको वर्गीकरण करने की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरत पड़ती है अपने क्लासिफिकेशन करने की। विद एग्जाम्पल के साथ बताओ, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब इसमें एक एक करके एग्जामिनर को सेटिस्फाई करो आप, उसका उसने जो भी पूछा है एक एक करके लिखो आप। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, पहला है द टू कंडेंस द डेटा, मतलब डेटा को एक जगह रखने के लिए अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, तुलना करने के लिए। टू रिवील पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, समानता और असमानता दिखाने के लिए अपन क्लासीफाई करते हैं डेटा को। टू प्रिपेयर फॉर एनालिसिस, अगर विश्लेषण करना जानना है रिसर्च करना तो भी। टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल्स, जो अनावश्यक जानकारी है, जो काम की नहीं जानकारी है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए अपन क्लासीफाई करते हैं डेटा को। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन या स्पाशियल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं इसको। तो इसमें डेटा इज क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू लोकेशन और रीजन सच एज कंट्रीज, सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब डेटा को इस तरह से वर्गीकृत किया जाता है जगह और क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कि देश, शहर और जिले। एग्जाम्पल देखो, ऑर्गेनाइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जो भारत की जनसंख्या राज्यों के हिसाब से अगर दर्शाए तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार की जनसंख्या अगर दिखाई दो सॉरी। दूसरा है दोस्त क्रोनोलॉजिकल। क्वेश्चन क्या पूछा था अपन से कि जो डेटा का क्लासिफिकेशन है उसको दिखाने के कितने तरीके हैं। दूसरा है क्रोनोलॉजिकल, डेटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम सच एज ईयर्स, मंथ्स और वीक्स और डेज। ऐसे भी दिखा सकते हैं अपन, समय के अनुसार डेटा को क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा वो। एग्जाम्पल देखो, ये कंपनीज एनुअल सेल्स फिगर्स फ्रॉम 2018 टू 2013, मतलब कि कंपनी की जो वार्षिक जो बिक्री है, एनुअल बिक्री है 2018 से 2023 के बीच में, अगर टाइम इन्वॉल्व है इसमें तो ये क्या हो जाए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। थर्ड है दोस्तों क्वालिटेटिव, तो डेटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स यानी कि विशेषताओं और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, मतलब जिसमें अपन किसी गणितीय डेटा को, मैथमेटिकल डेटा का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, किसी की कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं, वहाँ पर क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है भाई। एग्जाम्पल देखो, क्लासीफाइंग पीपल एज एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड, जेंडर में भी अपन क्लासीफाई कर सकते हैं मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस में मैरिड और अनमेरिड। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी होता है, डेटा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, इनकम और मार्क्स, जैसे कि ग्रुपिंग 100 स्टूडेंट्स इनटू वेट कैटेगरीज, जैसे कि किसी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं टोटल, तो कितने ऐसे बच्चे जिसका 40 और 50 किलो के बीच में वेट है, और कितने ऐसे बच्चे 50 और 60 किलो के बीच में वेट है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मीन्ड बाय ए हाइपोथेसिस, ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मैंने आपको बताया था कि भाई हाइपोथेसिस क्या होती है। किसी भी रिसर्च में आप जब इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, घुसते हो किसी भी रिसर्च में, तो सबसे पहले आप एक धारणा मन में बिठाते हो, ठीक है, एक बात सोच लेते हो, जितने भी आपके पास में जानकारी पहले से इकट्ठा हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि
सुबह ब्रेकफास्ट करने वाले जो बच्चे हैं उनका पेपर अच्छा जाता है, ये आपका एक परसेप्शन है, ये एक धारणा है, आपने अज्यूम किया है, तो ये आपके हाइपोथेसिस हो गया। और इसी स्टेटमेंट को, इसी धारणा को अगर आप चेक करते हैं अलग अलग तरीकों के माध्यम से, ठीक है, क्या ये सही है क्या ये गलत है, फिर वो आपको रिसर्च में बहुत सारे जैसे तरीके हो जाएंगे। तो हाइपोथेसिस का डेफिनेशन लिख दो और कौन कौन से स्टेप्स हैं वो अपन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज़ करते वो लिख दो। तो ए हाइपोथेसिस इज एसेंशियली एन एडुकेटेड गेस और ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ए फिनोमेनॉन दैट कैन बी टेस्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो अवलोकन के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जो भी अपन धारणा करते हैं, एडुकेटेड गेस भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ तो डिटेल है ना, तभी आप तो बोल रहे हो ना कि खाना खाओगे तो एनर्जी आएगी यार, एनर्जी आएगी तो दिमाग ज़्यादा चलेगा, ठीक है, खाली पेट दिमाग नहीं लगता। तो एडुकेटेड गेस भी कहते हैं एक हाइपोथेसिस को, क्योंकि आपके पास में पहले से कुछ तो पता होता है आपको। तो ये हाइपोथेसिस होता है। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर? पहला है स्टेट द हाइपोथेसिस, पहला है नल हाइपोथेसिस, जिसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं अपन एच नोट से। तो दिस रिप्रेजेंट्स द स्टेटस को। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस को क्या होता है? ठीक वैसी ही स्थिति में रहना जिसके अंदर कोई बदलाव ना हो, और द अजम्पशंस दैट देयर इज नो इफेक्ट, नो चेंज और नो डिफरेंस, वी अज्यूम दिस इज ट्रू अंटिल प्रूवन अदरवाइज। देखो नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई भी संबंध नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ो या फिर ब्लैक बोर्ड से, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के अंदर, तो ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर एक वेरिएबल में चेंज कर दूं, जैसे कि मैं स्मार्ट बोर्ड को हटा करके ब्लैक बोर्ड लेके आ जाऊं क्लास के अंदर, ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल को मैं चेंज भी करता हूं तो दूसरे वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो होती है नल हाइपोथेसिस। एच नोट से अपन इसको दिखाते हैं, वी अज्यूम दिस इज ट्रू, यानी कि जब तक हम साबित नहीं कर देते हैं तब तक ये ट्रू होता है नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है भाई? इसको एच ए और H1 से डिनोट करते हैं। दिस इज द क्लेम दैट रिसर्चर एक्चुअली वांट्स टू प्रूव। तो ये दावा होता है रिसर्चर का कि वो प्रूव करना चाहता है, इसी को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। कि मान लो नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि भाई ब्लैक बोर्ड से पढ़ो या स्मार्ट बोर्ड से पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। जबकि आप रिसर्चर हो, ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक सांख्यिकी पढ़ी है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आती है, तो आप ये प्रूव करना चाहते हो कि नहीं बोर्ड से फ़र्क पड़ता है, डिजिटल बोर्ड से अच्छे नंबर आते हैं, तो ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जिसमें इफेक्ट पड़ता है और डिफरेंस आता है, नज़र आता है क्लियर कट, तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं अपन। आगे क्या करते हैं दोस्त? सेट द सिग्निफिकेंट लेवल, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं अपन। इट इज़ द थ्रेशोल्ड फॉर डिसाइडिंग व्हेन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि एक प्रकार की सीमा होती है, लिमिट होती है, जब हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को। इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग ए टाइप 1 एरर। कॉमनली यूज्ड लेवल्स आर 5%, 1% एंड 10%। देखो मैं मतलब समझाता हूँ। सिग्निफिकेंट लेवल में हम क्या करते हैं, जैसे कि 5% आपका एरर आया है, यानी कि दोस्त आपकी जो हाइपोथेसिस है, आपने जो माना था, ठीक है, उसमें 5% गलती हो सकती है, 95% आप सही हो सकते हो। ऐसे ही 1% अगर सिग्निफिकेंट लेवल अल्फ़ा का वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 99% चांस है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही हो जाए। समझ में आ गया? और 1% गलत भी हो सकता है। तो चूज़ द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो आपको मतलब बहुत तरह के टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस को जांच करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाइप क्या है? डेटा का, और डेटा का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उस आधार पे अपन कई तरह के परीक्षण होते हैं, कई तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। जेड टेस्ट में क्या करते हैं? यूज्ड फॉर लार्ज सैंपल। टी टेस्ट में क्या करते हैं? यूज्ड फॉर स्मॉल सैंपल, छोटे सैंपल के लिए टी टेस्ट, और जेड टेस्ट बड़े सैंपल के लिए। काई स्क्वायर टेस्ट यूज्ड फॉर कैटेगरिकल डेटा। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? फॉर्मुलेट द डिसीजन रूल। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। तो इसमें क्या करते हैं अपन? डिटरमाइन करते हैं, निर्धारण करते हैं कि कौन सा क्रिटिकल रीजन होगा। वी आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक वैल्यू
ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक दैट वुड लीड अस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। अपन उस मान तक, उस वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पर अपन रिजेक्ट कर सके नल हाइपोथेसिस को। अल्टरनेटिवली, और इसके विकल्प के रूप में भी, वी कैन यूज द पी वैल्यू अप्रोच। पी वैल्यू अप्रोच को भी आप यूज कर सकते हो दोस्त। व्हेन वी डिसाइड, अपन जब डिसाइड करते हैं टू रिजेक्ट एच नोट, एच नोट को, इफ द पी वैल्यू इज लेस देन और सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी है पी से, तो अपन एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे। एच नोट क्या था अपना, देखो भूल मत जाना, ये एच नोट एच वन नल हाइपोथेसिस, यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दो वेरिएबल के बीच में। तो पी का वैल्यू अगर अल्फ़ा से कम है तो अपन एच नोट को रिजेक्ट कर देंगे, नल हाइपोथेसिस को, और जो हमने सोचा था वो सही हो जाएगा। फिर पांचवें स्टेप में क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा एंड कैलकुलेट द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। वी परफॉर्म द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और सर्वे। अपन एक्चुअल वे में प्रयोग को, या फिर कोई भी सर्वे है, कोई भी निरीक्षण है, कोई भी, उसको परफॉर्म करते हैं टू गैदर सैंपल डेटा को इकट्ठा करने के लिए। यूजिंग द डेटा वी कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। यानी कि डेटा का यूज करके अपन, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करके अपन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देखो, कैलकुलेटिंग द टी स्कोर और जेड स्कोर। टी स्कोर क्या है, जेड स्कोर क्या है, उस आधार पे अपन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं अपन। ठीक है, डेटा कलेक्ट करना है और कैलकुलेट करना है, जेड स्कोर क्या है, टी स्कोर क्या है, उस आधार पे अपन हाइपोथेसिस चेक करेंगे। फिर मेक ए स्टेटिस्टिकल डिसीजन। देखो जून 2025 वाला पेपर कैसा आया था भाई, आप सोच लो, आप जो 2 या 3 दिन पहले पढ़ रहा होगा उसकी क्या हालत होगी, उसके पक्का बेक आएगी। इसलिए थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है इस पेपर के अंदर, चाहे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो। हिंदी मीडियम में तो वैसे भी कंटेंट नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा याद करो चीज़ों को, पढ़ो समझो, ज़रूर याद होंगे। मेक ए स्टेटिस्टिकल डिसीजन। देखो अपन हाइपोथेसिस बना रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वही पढ़ रहे हैं अपन। तो स्टेटिस्टिकल डिसीजन बना दो इफ़ द रिजल्ट फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, यानी कि अल्फ़ा का वैल्यू बड़ा है पी से, तो रिजेक्ट कर दो आप किसको, हाइपोथेसिस को, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो आप, एच नोट जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, और आपने जो सोचा था वो ट्रू हो जाएगा अगर अल्फ़ा सिग्निफिकेंट लेवल का वैल्यू पी से ज़्यादा निकला तो। इफ़ द रिजल्ट डज नॉट फॉल, यानी कि रिजल्ट फॉल नहीं करता है, यानी कि पी का मान या तो बड़ा है या बराबर है अल्फ़ा से, तो नल हाइपोथेसिस को आपको मानना होगा। यानी कि दो के बीच में कोई संबंध नहीं है, दो वेरिएबल के बीच में। कहने का मतलब है कि भाई ब्लैक बोर्ड से पढ़ाओ या फिर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर पी का मान या बराबर, पी का मान अल्फ़ा से बड़ा है या बराबर है। फिर इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, जो भी परिणाम आए उसकी व्याख्या कर दो आप। फाइनली अंततः है ट्रांसलेट द स्टैटिस्टिकल डिसीजन बैक इनटू द कंटेक्स्ट ऑफ द ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चंस, यानी कि जो भी रिसर्च क्वेश्चन था उसके संदर्भ में आप जो भी आपका डिसीजन आया उसकी व्याख्या कर दो। वी कंक्लूड whether there is enough evidence to support the alternative hypothesis or if the results were likely due to random chance। तो यहाँ पर आपके पास में प्रॉपर प्रूफ हो जाए कि एविडेंस हैं आपके पास में प्रॉपर आप सपोर्ट करने के लिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और इसका मतलब क्या है, और इफ़ द रिजल्ट्स वर लाइकली ड्यू टू रैंडम चांस, जो भी रिजल्ट आया क्या उसमें ऐसा भी था क्या कि वो संयोगवश आपको प्राप्त हो गए, तो ये भी आपको देखना होता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको जाके बोलूँ कि इस मोहल्ले के अंदर देख के आओ कि कितने लोग हैं जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन ले रखा है, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन ले रखा है। ठीक है, ये हो जाएगा जब आप खुद जाते हो, खुद डेटा कलेक्ट करते हो। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन इन स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स गैदरिंग ओरिजिनल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम सोर्सेज थ्रू मेथड्स लाइक सर्वे एंड क्वेश्चनर। ए स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस
आइदर मेल्ड और ईमेल्ड और एडमिनिस्ट्रेड ऑनलाइन। देखो कुछ सर्वे कराती है सरकार भी, है ना, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी भेज सकती है। इज यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज ऑडियंस। इंटरव्यूज़ ये भी एक तरीका होता है, प्राइमरी सोर्स का एक एग्जांपल है इंटरव्यूज़। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट क्या होता है? जो कि जवाब दे रहा होता है, जो आपका फीडबैक दे रहा होता है। विच कैन बी पर्सनल, फेस टू फेस भी हो सकता है और वाया टेलीफोन, टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकता है और पर्सनल फेस टू फेस भी हो सकता है इंटरव्यू। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन द रिसर्चर डायरेक्टली वॉचेज एंड रिकॉर्ड बिहेवियर्स। तो जो शोध करता है वो सीधा प्रत्यक्ष रूप में देखता है और रिकॉर्ड करता बिहेवियर को, व्यवहार को, इवेंट घटनाओं को और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए नेचुरल और कंट्रोल्ड सेटिंग। सेटिंग का मतलब परिवेश होता है, नेचुरल का मतलब हो गया आप पहुंच गए एक मोहल्ले के अंदर, देख रहे हो कितने लोग हैं, उन्होंने एजुकेशन ले रखा है, वो तो होगा नेचुरल सेटिंग्स में। कंट्रोल सेटिंग्स में क्या होता है? कंट्रोल सेटिंग में आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा ना, कि एक कमरे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो डिजिटल बोर्ड से, ठीक है, और आप मान लो उस कमरे में पढ़ाते रहते हो, उनको बाहर नहीं जाने देते हो, वो एक तरह की हो गया कंट्रोल सेटिंग्स, यानी कि आप दूसरे वेरिएबल्स का असर उन पे नहीं आने देते हो। यूजफुल इन बिहेवियरल स्टडीज़, ये होता है ऑब्जर्वेशन। अवलोकन करके भी अपन ये जो प्राइमरी डेटा है, ठीक है, इसकी सहायता से अपन रिसर्च कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स या क्लिनिकल ट्रायल्स, इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस टू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स एंड गैदर क्वांटिटेटिव डेटा सच एज टेस्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट। तो कोई भी कंपनी अगर अपने नए प्रोडक्ट के लिए देखती है कि कितना इफेक्टिव कितना अनइफेक्टिव, तो एक्सपेरिमेंट्स, एक क्लिनिकल ट्रायल्स करवाती है वो। फोकस ग्रुप, एक गाइडेड डिस्कशन अमंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के बीच में एक स्मॉल टाइप का टॉक क्या कहलाएगा? फोकस ग्रुप, ठीक है। अगर वो आपस में बात करेंगे, मोटिवेटेड बाय ए रिसर्चर टू एक्सप्लोर ओपिनियंस, यानी कि उनके बीचों बीच एक रिसर्चर जरूर रहेगा कि वो उनके विचारों को देखता रहेगा, उनको गाइड करता रहेगा इस तरह से बात करना। परसेप्शंस, उनकी जो अवधारणा है, देखने का तरीका, नज़रिया है, एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स ए स्पेसिफिक टॉपिक। फोकस ग्रुप क्या होता है? गाइडेड डिस्कशन होता है। गाइडेड डिस्कशन होता है, छोटे मतलब 2 या 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनको गाइड कर दिया गया किसी एक टॉपिक पर बात करने के लिए, तो वो प्राइमरी डेटा हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है भाई? ये सवाल मत भूल जाना आप। क्वेश्चन क्या था ये? डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं? लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स, तो जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, सूचना को इकट्ठा करते हो बाय ट्रेंड पर्सनल, यानी कि ऐसे लोग जिनको आपने ट्रेनिंग दे रखी है डेटा कलेक्ट करने की, हु विजिट्स रिस्पोंडेंट पर्सनली और कलेक्ट डेटा फ्रॉम लोकल सोर्सेज। तो जो पर्सनली घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करते हैं वो लोकल करस्पॉन्डेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ यू विल प्रिपेयर ए हिस्टोग्राम बाय टेकिंग हाइपोथेटिकल डेटा। देखो ये सवाल आप शॉर्ट में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। भाई मैं दिल से पढ़ाता हूँ, या तो पढ़ाता नहीं हूँ, नहीं तो अपन दिल से पढ़ते हैं यार, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दे दिया मैंने। तो हिस्टोग्राम क्या होता है? जो बार्स होती है ना, बार, रेक्टेंगुलर आयताकार जो ब्लॉक होते हैं, आपने देखा होगा एक्स और वाई एक्सिस पे बनाते हैं अपन डेटा को लेकर के। तो कैसे प्रिपेयर होता है, वो कैसे तैयार होता है? टू प्रिपेयर ए हिस्टोग्राम, एक हिस्टोग्राम को तैयार करने के लिए आई विल क्रिएट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड हाइपोथेटिकल डेटा। तो किसी भी हाइपोथेटिकल डेटा की सहायता से मैं एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार करूंगा, जैसे कि टेस्ट स्कोर, एक क्लास के अंदर कितने जो बच्चे हैं उनका क्या स्कोर आया, मैं ऐसे देखूंगा। डिफाइन इक्वल क्लास, क्लास को इक्वल रूप में मैं बांट दूंगा। एंड प्लॉट दीज एड एडजेसेंट बार, यानी कि एक साथ लगी हुई बार्स में बांट दूंगा, लिख दूंगा, प्लॉट कर दूंगा। वेयर हाइट्स इक्वल्स फ्रीक्वेंसी, जो हाइट होगी उनको, जो हाइट होगी बार की वो फ्रीक्वेंसी बताएगी। दिस डिस्प्लेज, ये बताती है, दिखाती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा ऑन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑन द वर्टिकल एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। तो 2 एक्स होंगे, एक तो एक्स एक्स और दूसरा वाई एक्सिस या वाई एक्स, ठीक है। तो वाई एक्स पे मैं फ्रीक्वेंसी को डिनोट करूंगा और एक्स एक्स पे मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिनोट करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो, तसल्ली इत्मीनान रखोगे तो बहुत प्यार से चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया खुद ही, मैंने कुछ डेटा ले लिए 20 बच्चों के, जिनके एक टेस्ट लिया था, उसमें नंबर आए हैं किसी के 55, 62, 67, 71, 74 ऐसे न कुछ नंबर आए हैं 20 बच्चों के। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल बना ली मैंने, ठीक है।
आई विल ग्रुप द डेटा इनटू इक्वल इंटरवल्स ऑफ 10 पॉइंट्स ईच, यानी कि मैंने रेंज में बांट लिया है। 50 और 59 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनके 50 और 59 के बीच में नंबर आए हैं, तो 55 एक ही दिख रहा है मुझे। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, देखो मैंने 10-10 के इंटरवल में बांट लिए, 50 और 59, ऐसे 60 और 59 लगभग 10 ही तो हो गए, 10 ही मानो आप, 60 और 69, तो कितने ऐसे बच्चे जिनके 60 और 69 के बीच में नंबर आए हैं, 2 बच्चे हैं। ऐसे ही 70 और 79 के बीच में टोटल 4 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। तो पहले कॉलम में मैंने स्कोर रेंज लिखा, दूसरे में टैली लिखा यानी कि तालिका, तीसरे में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, बारंबारता उनकी, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने हिस्टोग्राम, देखे ऐसे हिस्टोग्राम बनाते भाई, कितना प्यारा बना है, कितना अच्छा मैंने समझाने की कोशिश की। भाई मैं तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, पेपर मेरा नहीं है, पेपर आपका, फिर भी भाई दिल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मार्क्स लिखे भाई 50 और 60 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए भाई, 50 और 60 के बीच में। ये एडजेसेंट बार हैं, इसको बार कहते हैं भाई। बार क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार एक ब्लॉक होता है भाई, उसको बार कहते हैं अपन। और एडजेसेंट का मतलब क्या था, यहाँ पे चिपकी हुई है सब। और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता आ जाएगी। तो 50 और 59 के बीच में कितने बच्चे हैं भाई, 50 और 59 नंबर के बीच में एक ही बच्चा था जिसके 55 नंबर आए थे, ठीक है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी हो जाएगी भाई, एक ही बच्चा था। और ऐसे कितने बच्चे हैं जिसके 60 और 69 के बीच में नंबर आए, 2 बच्चे। तो भाई इसको इस वाली बार को थोड़ा मैंने ऊपर की ओर बढ़ा दिया है। ऐसे ही 70 और 79 के बीच में टोटल 4 बच्चे थे भाई जो नंबर लेके आए थे 70 और 79 के बीच में। तो ये एक हिस्टोग्राम होता भाई, स्टैटिस्टिक्स में ये हिस्टोग्राम होता जिसकी सहायता से अपन डेटा को देखा करते हैं। फाइनलाइजिंग भाई, फाइनलाइज करते हैं। वी शुड ऐड टाइटल, टाइटल भी आपको देना होता है, इसका शीर्षक दे भाई क्या चीज़ है। कोई इस ग्राफ को देखेगा तो वो क्या समझेगा, किस चीज़ का ग्राफ है, क्या बताना चाहते हो आप, बताना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट टेस्ट स्कोर, यानी कि जो बच्चे हैं उन्होंने टेस्ट में कितना स्कोर किया वो बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये है स्टेटिस्टिक्स में, मतलब सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को पढ़ा जाता है, ठीक है, इसी चीज़ को पढ़ा जाता है, ये मानो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, मैंने एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको बता दिया भाई। थ्योरी आपको रटेगी या नहीं रटेगी, लेकिन जो डायग्राम है, जो चित्र है ना, वो आपके दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं हमेशा के लिए। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, इसके बीच में प्लॉट किया है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है दोस्तों, आप इसके लेफ्ट साइड में देखो या राइट साइड में देखो, आपको बराबर वैल्यूज़ दिखेंगी, ठीक है। ये बीच वाला जो हिस्सा है इसका मीन कहलाता है, माध्य कहलाता है, ठीक है। बीच वाला देखो, ऊपर की तरफ देखो, जहाँ पर ये थोड़ा मुड़ रहा है ऊपर की तरफ, ये इसका मीन वैल्यू भाई, मीन वैल्यू है, ठीक है। मीन वैल्यू के इस तरफ आ जाओ आप, -1, -2, -3, ये क्या है, ये डेविएशन है। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन है, मानक विचलन। ये माइनस का मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड है, ये माइनस नहीं है, लेफ्ट साइड है सिर्फ ये, है ना, बाईं तरफ। फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लिख दिया है, और मैंने एक क्लास में जो बच्चे हैं उनका वजन लिख दिया भाई, वजन लिख दिया है। अब देखो किसी क्लास के अंदर आप ये देखो कि ऐसे कितने बच्चे हैं, मतलब जिनका वजन 40 और 50 के बीच में, वो मैंने लिख दिया है ना। मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिया भाई, वितरित करके बता दिया है। ये लाइन ध्यान रखना दोस्तों, ये लाइन टच नहीं हो रही है, ये लाइन टच नहीं, जैसे कि 70 की तरफ देखो, ये जमीन मतलब एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रही भाई, इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। इसी तरह से ये नीचे 10 वाली लाइन है, ये भी टच नहीं हो रही, ध्यान रखना आपको। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जिसमें एक मीन होता है, मीन की लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बराबर तरीके से वितरण होता है डेटाओं का। प्रॉपर्टीज, इसके प्रॉपर्टीज ही पूछा है ना। परफेक्टली सिमेट्रिक अराउंड द मीन, यानी कि इस ग्राफ में देखो सममित रूप से होता है दोस्तों, सिमेट्रिक होता है ये, ठीक है। मीन के अराउंड, मीन के चाहे राइट साइड में देखो आप, लेफ्ट साइड में देखो, है ना। देखो मैं इसका मतलब बता देता हूँ यार। देखो ये 10 और 70 का मतलब क्या भाई, ऐसे बहुत कम बच्चे कोई है ही नहीं जिसका वजन 10 है भाई। 10 हो सकता है कि मान लो 12वीं क्लास में है,
12वीं क्लास में मैं वजन देख रहा हूँ, तो किसी का 10 किलो वजन हो सकता, नहीं हो सकता। और ऐसे कितने बच्चे जिसका 70 वजन हो सकता, बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसलिए दोस्तों ये नीचे की तरफ लाइन जा रही है, इसका मतलब ये है, ठीक है। परफेक्टली सिमेट्रिक अराउंड द मीन, मीनिंग द लेफ्ट साइड इज ए मिरर इमेज ऑफ द राइट, यानी कि जो बाईं तरफ की जो इमेज है वो मिरर है किसके लिए, राइट साइड वाली इमेज के लिए। इट हैज़ ए सिंगल पीक एट द सेंटर, सेंटर पे एक सिंगल पीक होता है। अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ डेटा फॉल्स विद इन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। सॉरी, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या दोस्तों, +-1 सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं है ये, देखो इसका डेविएशन का साइन होता है +-1, इसके बाद में ये साइन है, ठीक है, ये डेविएशन कहते हैं। तो देखो +1 से लेके -1 के बीच में जो एरिया है दोस्तों -1 और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच, ये क्या बताता है, ये टोटल बताता है भाई 68% ऐसे बच्चे जिनका वजन 30 और 50 के बीच में है। समझ में आ गया, यही इसका मतलब, ठीक है। तो 95% विद इन 2। अब देखो +2 और -2 के बीच में टोटल 98% बच्चे आ जाएंगे भाई। 20 किलो से लेके 60 किलो के बीच में तो होंगे लगभग बच्चे 98%, ठीक है। और 99.7% बच्चे हैं वो +-3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आ जाएंगे भाई। +3 और -3 पूरी क्लास ही आ गई लगभग, ये तो ठीक है। इसी के बीच में तो वजन रहेगा क्लास के बच्चों का 10 और 70 के बीच में लेकर। तो दोस्तों ये आपके दिमाग में छप जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा था ये ग्राफ। ध्यान रखना, ये जो ग्राफ होता है दोस्तों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मीन बराबर होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य का यानी कि मीडियन के और मोड के। मीन, मीडियन और मोड तीनों का वैल्यू 1 होता है इसमें, किसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, सामान्य वितरण में, ठीक है। द टेल्स ऑफ द कर्व अप्रोच बट नेवर एक्चुअली टच, ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी ना 10 और 70, ये जो लाइन है ना इसको टेल कहते हैं। ये छुएगी नहीं, ये टच नहीं करेगी, ध्यान देना। ये आगे बढ़ तो रही है, अप्रोच कर रही है, लेकिन ये बढ़ नहीं रही, छुएगी नहीं लाइन को। द टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, देखो एक चीज़ होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, PDF उसको कहते हैं। उसका क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया उसका 1 होता है, ध्यान रखना, ये तो रट लेना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय 2 पैरामीटर्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन है 2 पैरामीटर की सहायता से अपन माप सकते हैं। द मीन, मीन को कहते हैं म्यू। फॉर लोकेशन, अरे ध्यान दो ना यार, यहाँ पर मीन बीच में है, इसको म्यू कह रहा हूँ मैं भाई। ये जो सेंटर ना, इसी के लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो ग्राफ बनेगा इक्वल वे में। जहाँ पर मीन होगा, जिस स्थिति पे, जिस जगह पे मीन होगा, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड ही तो बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। फॉर लोकेशन एंड वेरिएंस, वेरिएंस को अपन कहते हैं स्क्वायर। फॉर स्प्रेड, मतलब कितना फैलेगा, ये वेरिएंस पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट सवाल है दोस्तों। राइट शॉर्ट नोट्स कोई 3 सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने सारे लिख दिए। और दोस्तों PYQ देखने का यार एक और बढ़िया ये फ़ायदा होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चन। और पहला है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कंफ्यूज करने वाला है लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ डिनोटेड बाई R², ध्यान देना। कोएफिशिएंट और डिटर्मिनेशन, निर्धारक का गुणांक, इसको किसकी सहायता से दिखाते हैं अपन, R² की सहायता दिखाते हैं। इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। अरे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको तो कहते हैं R, लेकिन इसी का अगर स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। समझ गए? तो अगर अपन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का स्क्वायर करते हैं तो अपने को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मिल जाता है। अब यार ध्यान दो, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, स्टैटिस्टिक्स में क्यों पढ़ाई लिखाई करते हैं लोग, क्यों R² को निकालते हैं। देखो 2 वेरिएबल है X एंड Y, ठीक है। दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, जो अंतर दिखता है, वो किस प्रकार से बदलता है, इसी चीज़ को कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिखाता है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज परफर्ड टू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अपन परफर करते हैं, इसको प्राथमिकता, प्रायोरिटी देते हैं, किसको स्टैटिस्टिक्स में प्रायोरिटी देते हैं द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को,
द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों क्यों देते हैं? बिकॉज इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्सप्लेन्ड बाई ए चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ हाईली यूजफुल मेजर। तो देखो सांख्यिकी में अपन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी प्राथमिकता देते हैं, किसके बजाय? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बजाय। क्यों? क्योंकि व्याख्या करता है, इट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की प्रोसेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय ए चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को मान लो मैं चेंज कर रहा हूँ तो दूसरे में कितना फ़र्क पड़ेगा, किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है, उसी को दिखाने के लिए अपन इसको यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा तो आप समझ गए कि आप खुद जाके लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो, खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? मतलब कोई एनजीओ, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो डेटा होते हैं वो सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे। तो सेकेंडरी डेटा इज स्टैटिस्टिक रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कलेक्टेड प्रीवियसली बाय अदर्स। तो आपको जो भी डेटा चाहिए वो पहले ही किसी के द्वारा इकट्ठा कर लिया गया था, रेडिली अवेलेबल फॉर रिसर्च एंड फाउंड थ्रू पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, यानी कि या तो पब्लिश हो चुका होता है या पब्लिश नहीं हुआ हो चुका होता है। नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो भारत के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है जिसका नाम है CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डिफरेंट टाइप के डेटा ले सकते हैं, लिटरेसी रेट का ले सकते हैं, है ना, सेक्स रेशियो का ले सकते हैं, एंड सेंसस रिपोर्ट, जैसे कि 2011 की जनगणना आई थी, अभी 2021 की आने बाकी है, कोरोना के अंदर कारण डिले हो गई वो। तो ये जो होते हैं कि जैसे कि नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो होते हैं, इनके द्वारा दिए गए डेटा, CSO के डेटा और सेंसस रिपोर्ट के डेटा, ये अपने सेकेंडरी सोर्स होते हैं जिसकी सहायता से अपन रिसर्च आगे बढ़ा सकते हैं। अपन रिपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, IMF, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष एंड FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विच प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमें प्रोवाइड कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं एक्सटेंसिव इकोनॉमिक्स, यानी कि गहन रूप से बहुत ही गहराई वाले आर्थिक आंकड़े और जनसांख्यिकीय आंकड़े हमें दिखाते हैं ये IMF, FAO और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। तो ये सब सेकेंडरी डेटा हो गए। पब्लिश एकेडमिक स्टडीज़, रिसर्च पेपर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड जर्नल्स, तो ये पब्लिश नहीं है, पब्लिक है ये। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च पेपर होते हैं, ठीक है, या जो भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिसर्च पेपर होते हैं, ये भी आपके सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे। डेटा फ्रॉम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एसोसिएशन, जैसे कि कपड़ा मिल का जूट एसोसिएशन एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इनके भी डेटा कैसे हो जाएंगे? सेकेंडरी डेटा। बुक्स, न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये न्यूज़पेपर है, यहाँ से भी तो डेटा आते हैं, मैगजीन के डेटा आते हैं, वेब बेस्ड रिपोर्ट्स होती है, यहाँ से भी डेटा है, ये लेकर के अपन रिसर्च कर सकते हैं। डेटा फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टडीज़ और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। तो यार कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होती हैं, उनके डेटा को भी अपन आधार बनाकर रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में तीसरा है भाई, फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? फोकस ग्रुप डिस्कशन, जिसको अपन FGD भी कहते हैं, केंद्रित समूह डिस्कशन। ठीक है, क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में FGD क्या होता है? इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, जहां पर 7 से लेकर 10 पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं, engage in a guided interactive discussion to explore attitudes, beliefs, perception regarding a specific topic। कोई भी एक यूनिक टॉपिक है, जैसे कि इस गांव में कितने लोग हैं, वो हायर स्टडीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, है ना, कितने लोग पढ़ाई को पसंद करते हैं। तो 7 से लेकर 10 लोग शामिल होते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, है ना, और गाइडेड इंटरेक्टिव डिस्कशन होता है, आपस में बातचीत करते हैं, वो लोगों की क्या मान्यताएं, बिलीव्स क्या हैं, परसेप्शन क्या, धारणाएं हैं, मतलब पहले से मन में बिठाई हुई बात क्या उनके किसी भी टॉपिक के लिए। पर्पज क्या होता है इसका? फोकस ग्रुप डिस्कशन का पर्पज क्या होता है? टू जनरेट क्वालिटेटिव इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड अंडरस्टैंड पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंसेस। तो बहुत सारे जो जटिल मुद्दे होते हैं उनको समझने के लिए
और किसी भी सूचना को गहराई से समझने के लिए, और जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उनके अनुभव को समझने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? फोकस ग्रुप डिस्कशन का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडक्टेड बाई ए ट्रेंड मॉडरेटर यूजिंग ए स्ट्रक्चर्ड गाइड ऑफ ओपन क्वेश्चन। दोस्तों एक तो होता है क्लोज क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आपने कह दिया फाइन। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ निखिल। ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और एक होता है ओपन एंडेड, जैसे मैंने कह दिया कि तुम लाइफ में किस चीज़ से डरते हो, तो आप बहुत कुछ बता सकते हो इस चीज़ के बारे में। तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडरेटर होता है जो कि गाइड करता रहता है, भाई इस टॉपिक पे आपको बोलना है, इस तरह से बोलना है, इतनी देर बोलना है। एक मॉडरेटर होता है और ओपन एंडेड क्वेश्चन है वो आपके सामने रखता है पार्टिसिपेंट के सामने। तो पार्टिसिपेंट्स देख लो, ग्रुप्स आर जनरली होमोजेनियस, यानी कि समरूप होते हैं, एक प्रकार के होते हैं। टू इंक्रीज ओपन डायलॉग विद 2 to 4 सेशंस टिपिकली हेल्ड पर स्टडी टू इंश्योर डेटा सेचुरेशन, यानी कि डेटा हमारे पास में बहुत अच्छे से आ जाए। इसीलिए 2 से लेकर 4 सेशन है वो मॉडरेटर पार्टिसिपेंट्स के बीच में आयोजित करवाता है। डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, बट जो तरह तरह के डेटा हैं वो आपको कलेक्ट करना है, उसका विश्लेषण भी करना है, एनालिसिस करना है। रिकॉर्डेड, ये आप डेटा है रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। देन ट्रांसक्रिप्ड एंड एनालाइज्ड फॉर थीमेटिक पैटर्न्स एंड कॉमनलिटीज़ एंड डिफरेंसेस। तो आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो वीडियो और ऑडियो की फॉर्म में, फिर इसको एनालिसिस करोगे कि क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। एप्लीकेशन क्या है? यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, क्वेश्चन आया था जून वाले पेपर में, फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन क्या है इसका? यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में गहराई से जानना है ना, खोज करनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड गेनिंग डीपर कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड क्वांटिटेटिव सर्वे रिजल्ट्स। मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च जो भी होता है, अगर उसके पीछे आपको गहराई से चीज़ें जाननी है, मतलब डेटाओं के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 में 4th क्वेश्चन आया था दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर मैंने पहले बता दिया है कि आपके पास में एक लिस्ट होगी, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि आप कम्युनिटी में जाके लोगों से पूछ सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चनर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या विशेषताएं हो सकती है? एक गुड साइंटिफिकली वैलिड क्वेश्चनर इज डिफाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू यील्ड यानी कि प्राप्त करना जो भी मिला है, एक्यूरेट, रेलेवेंट जो प्रासंगिक है, इंपॉर्टेंट है, एंड कंसिस्टेंट डेटा थ्रू क्लियर, कंसाइज एंड अनबाइज्ड लैंग्वेज। रेलेवेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों? क्वेश्चनर में इसका मतलब क्या होता है? रेलेवेंस यानी कि वो महत्वपूर्ण डेटा, एंड ऑब्जेक्टिविटी इसका मतलब क्या है? एवरी क्वेश्चन मस्ट डायरेक्टली रिलेट टू द रिसर्च गोल्स विद न्यूट्रल। ठीक है, जो भी सवाल होगा न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल होगा, बायस नहीं होगा। नॉन लीडिंग वर्डिंग दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पोंडेंट, यानी कि ऐसा सवाल होगा जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो जाए सामने वाला जो फीडबैक आपको दे रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए और फ्लो होना चाहिए। कंसाइसनेस होना चाहिए। अवॉइड डबल्ड बैरल्ड क्वेश्चंस, यानी कि एक साथ आपको 2 सवाल नहीं पूछने हैं सामने वाले से, पहले एक सवाल पूछना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पूछना है रिस्पोंडेंट से। एथिकल कंसिडरेशन, यानी कि अरे सामने वाले की परमिशन मिलेगी तभी तो क्वेश्चन पूछोगे। ये थोड़ी है कि आप मोहल्ले के अंदर घुस गए, लोग खाना खा रहे हो तो उससे पूछ रहे हो, परमिशन तो लोगे। ये तो एथिकल कंसिडरेशन आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर लेआउट एंड फॉर्मेशन होना चाहिए, ये आप लिखेंगे क्वेश्चनर की कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके ये प्रॉपर्टीज़ होती है, आप गुण कह सकते हो, इसको विशेषता कह सकते हो। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। नहीं समझ पा रहे तो इस वीडियो को 2-4 बार देखो, लिखो, इसको प्रिंट आउट कराओ, कैसे भी करके अपने को पास होना है यार। ठीक है, नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है? देखो नॉन सैम्पलिंग एरर्स का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस क्लास के अंदर जाके आओ और इन बच्चों ने टेस्ट दिया है और सभी की जो टेस्ट बुकलेट है उसका जो नंबर है, मार्क्स है, आप टेबल के अंदर लिख लो, है ना। तो आपने मान लो एक पवन नाम का लड़का था, उसके मैथमेटिक्स में
मैथ में उसके 76 नंबर आए थे एक्चुअल में, तो आपने कितने लिख दिए, 6 को पहले लिख दिया आपने, 67 लिख दिए। तो ये क्या कहलाता है, ऐसी एरर जो ह्यूमन इंसानों के द्वारा होती है उसको नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहा जाता है। दीज आर मिस्टेक्स और बायसेस दैट अकर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, ये डेटा कलेक्शन के दौरान होती है, ठीक है। ये गलतियां प्रोसेसिंग दैट हैव नथिंग टू डू विद द सैंपल साइज, सैंपल साइज से इनका कोई मतलब नहीं होता, जब डेटा कलेक्ट कर रहे होता तब ये गलतियां हो सकती है। कॉमन टाइप्स, कितने टाइप्स की होते हैं, नॉन रिस्पॉन्स एरर्स व्हेन पीपल हु आर चूजन फॉर ए सर्वे, जितने भी लोग हैं वो सर्वेक्षण के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, चयनित किए गए हैं, सिंपली डोंट पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं यार। इफ़ देयर व्यूज डिफर फ्रॉम द दोज हु डिड रिस्पॉन्ड, आवर डेटा बिकम स्क्यूड, स्क्यूड यानी कि भटक जाता है डेटा। मान लो अपन ने 20 पार्टिसिपेंट किए और मान लो उसमें 5 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 5 ही सवाल जवाब कर रहे हैं, 5 ही बता रहे हैं, तो भाई 5 की सोच अलग हो सकती है। अपन 5 लोगों की राय के आधार पर थोड़ी अपन कह सकते हैं कि ये 20 लोगों की सोच है। भाई 20 के 20 जो सोच रखेंगे उसी के आधार पर अपन कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालेंगे ना, है ना। दूसरा एरर आ सकता है मेजरमेंट एरर्स, व्हेन द डेटा कलेक्टेड इज इनएक्यूरेटेड, यानी कि जो भी डेटा अपन संग्रहित इकट्ठा करते हैं वो इनएक्यूरेट हो जाए। दिस कुड बी ड्यू टू पुअरली फ्रेज्ड क्वेश्चंस, मतलब गलत तरीके से अपन सवाल पूछे, फॉल्टी इक्विपमेंट, हमारा जो उपकरण है, हम जो मशीन यूज करते हैं वो उसमें दिक्कत हो, और रिस्पोंडेंट्स गिविंग सोशली एक्सेप्टेबल रेदर देन ऑनेस्ट आंसर, यानी कि समाज जिस तरह से उनको क्यों आंसर देने के लिए दबाव डालता वैसे ही आंसर दे वो। जैसे कि मान लो किसी महिला से पूछे, 60 साल की महिला से, कि लड़कियों की शादी जल्दी उम्र में हो जानी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो समाज के दबाव से वो कह देती है कि हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर दहेज देना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोशली एक्सेप्टेड आंसर होते हैं, जबकि उसका खुद का ऑनेस्ट आंसर क्या था, नहीं यार मैंने खुद देखा है कि लड़की को पढ़ाना चाहिए, उसी के बाद में अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तब उसकी शादी करनी चाहिए। तो इस तरह से जो दिक्कतें आती है, एक रिसर्च में मेजरमेंट एरर्स उसको कहते हैं। डेटा एंट्री एरर्स भी आ सकते हैं, सिंपल ह्यूमन एरर आता है ड्यूरिंग डेटा एंट्री, मैंने आपको बताया था। जैसे पवन की 76 मार्क्स से मैथमेटिक्स में, अगर 7 की जगह में 6 लिख दूँ 67 हो जाएंगे। तो कोडिंग मिस्टेक्स के दौरान, डेटा एंट्री के दौरान, या सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ जाता है, दिक्कत आ जाती है सॉफ्टवेयर में, तो डेटा एंट्री एरर होते हैं। कवरेज एरर, एरर यानी कि गलती, व्हेन आवर लिस्ट ऑफ पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स डज नॉट एक्चुअली मैच द पॉपुलेशन वी आर स्टडिंग। तो जितना मतलब आपको कहा गया है कि आपको 500 लोगों पर एक स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो पोटेंशियल रिस्पोंडेंट्स उसके अंदर 100 लोग ही आगे निकल के आए, उन्होंने आपसे बातें की, जबकि 400 लोगों ने तो आपसे बातें ही नहीं की, तो ये कवरेज एरर होगा, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपका जून 2025 वाला मैंने सॉल्व करवा दिया है, आई होप आपको समझ में आएगा। दोस्तों मेरी अगर आपको हार्डवर्क पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है मोटिवेशन के लिए, और ऐसे वीडियो आता रहेगा दोस्तों। अगर आप अच्छा सपोर्ट मिला तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा मैं गैस पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए। ऑबिट स्टडी ये टेलीग्राम एक ग्रुप है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना आप, और एडमिन को मैसेज भेजकर इसकी PDF बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फीडबैक ज़रूर देना आपको, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।